एल्केन्स करना है और संडे को इसे खत्म करेंगे। चल लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस सेशन एल्केन्स। अच्छा एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइन अरेंज पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम हाइड्रोकार्बन्स क्यों पढ़ते हैं और ये हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। देखो हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है एज द नेम सजेस्ट यार, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, ऐसे कंपाउंड्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं इन्हें हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। हमने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू की थी हमने तभी पढ़ लिया था कि भाई कार्बन हाइड्रोजन भाई भाई है ना, कार्बन को किसी भी दोस्त की जरूरत पड़ती है तो वो हाइड्रोजन के पास ही जाता है और जितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है उतने हाइड्रोजन कार्बन के पास आ जाते हैं। हमारी लाइफ में भी ऐसा एक ना एक दोस्त होता है, सबकी लाइफ में होता है ऐसा दोस्त, हमने पढ़ा हुआ है ये यार हर एक कार्बन जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन का है, ठीक है। वो कहता है मुझे जब भी हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी उतने हाइड्रोजन मेरे पास आ जाते हैं। तो ऑर्गेनिक एक्चुअली पूरी हाइड्रोकार्बन के ऊपर ही घूमती है, पूरी ऑर्गेनिक जो हाइड्रोकार्बन की घूमती रहती है ना। तो बस यही है, बस यही है। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर हमारे हाइड्रोकार्बन हमेशा बनते हैं, ठीक है मैम। बट हाइड्रोकार्बन क्यों पढ़ना है यार, मतलब जरूरत क्या है। अरे मैम हम तो मैम एक बात बताएं, हम वही बच्चे बनेंगे आगे चल के, है ना। ऐसा मत बोलना, आई ऐसा नहीं बोलोगे कि हम ना मैम ऐसे बच्चे बनेंगे जो 10 साल बाद इंस्टा पे रील ना डालेंगे भैया कहां काम आ रहा है एल्केन का फार्मूला, भैया कहां काम आ रहा है मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो बेटा जब ये बोलते हैं ना भैया कहां काम आ रहा है, वो भैया आसपास जिस रूम में बैठे हैं वहां पे भी पूरे कुछ ना कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें लगी होती हैं, है ना। तो मतलब साइंस ऐसा है, साइंस वाले बेचारे थोड़े पढ़ने में बिजी हो जाते हैं तो भैया को बता नहीं पाते ये सब काम कहां आ रहा है। दैट इज द रियलिटी, है ना। तो आई होप आप ऐसे बच्चे नहीं बनोगे आगे चल के। तो हमारे हाइड्रोकार्बन हर जगह यूज हो रहे हैं, सीएनजी है ना, एलपीजी है ना, एलएनजी आजकल सीएनजी का यूज हो रहा है ना। तो सीएनजी हमारा और एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना, एलएनजी इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, प्लास्टिक्स, पॉलीथीन्स, ये जितनी चीजें हैं ये हाइड्रोकार्बन से ही मिलकर बनी है, किसी ना किसी हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी है। तो जितनी भी हम चीजें यूज करते हैं दे आर मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या हाइड्रोकार्बन्स का कोई कंपाउंड होता है जिससे मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, तो इसलिए इनको पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनको पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रुति कह रही है मैम आप पहले की वीडियो में मोटे थे पतले हो गए हो, मतलब चीज देखे ना पर किसी एलिमेंट्स का तरीके के एल्केन्स में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दो तरीके से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, नॉट एन एल्केन। हाइड्रोकार्बन्स दो तरीके के होते हैं, या तो एलिफैटिक होते हैं और या फिर साइक्लिक होते हैं। एलिफैटिक का मतलब क्या समझते हो, एलिफैटिक एलिफैटिक हो गई होगी तो नहीं हाँ ओपन चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो कोई एक स्ट्रेट चेन में होंगे, मतलब कोई ऐसे जुड़े हुए नहीं होंगे कि वो कहीं से टूटे ना हो, दे आर ओपन चेन। जैसे कि मैं एग्जांपल जैसे कि एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस, मैं कोई भी एलिफैटिक को ड्रॉ कर सकती हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला ये अब ये ओपन चेन है सिंगल बॉन्ड की तो ये एल्केन हो गया, ठीक। ये देखो ये ओपन चेन है डबल बॉन्ड की एल्कीन हो गया, ओपन चेन है ट्रिपल बॉन्ड की एल्काइन हो गया। अच्छा एक सेकंड, मतलब साइक्लिक में एल्केन एल्कीन एल्काइन नहीं होता, नहीं आई एम सेइंग हो सकता है उसमें हो सकता है एल्केन एल्कीन एल्काइन, पर ये है क्या एलिफैटिक कहता है इनके ओपन चेन स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है, एलिफैटिक मतलब ओपन चेन, एलिफैटिक का मतलब होता है ओपन चेन का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। मेरी क्लास में बताया करो, मेरी क्लास में बताया करो, आए कैसे हिम्मत कैसे निकला नहीं आने यार लड़कियां छोड़िए। स्ट्रेट चेन होगी कार्बन की, ठीक है, जिसमें स्ट्रेट चेन होगी कार्बन की, उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा साइक्लिक आप नाम से समझ रहे हो, देखो व्हेन आई से एलिफैटिक और साइक्लिक तो हम नाम से साइक्लिक से भी समझ सकते हैं। साइक्लिक मतलब साइकिल घुमा हुआ चीज, घूमी हुई चीज, और एलिफैटिक मतलब बिना घूमी हुई चीज यानी कि स्ट्रेट, है ना। साइक्लिक जैसे कि अभी साइंस करते हैं हमारे घूमे हुए, मतलब आई मीन घूमे हुए स्ट्रक्चर्स साइक्लिक, ठीक है। और स्ट्रेट चेन हमारे एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आप ये बात को बहुत अच्छे से समझ गए कि तीन टाइप के एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे। वापस से टॉपिक में आने की कोशिश करो, ठीक है। एलिफैटिक का मतलब ओपन चेन और साइक्लिक का मतलब क्लोज्ड चेन, ठीक है। क्लोज्ड चेन भी दो टाइप से होती है, एक होती है एलिसाइक्लिक, एक होती है एरोमेटिक। क्लोज्ड चेन दो टाइप से होती है, एक होती है हमारे पास एलिसाइक्लिक, एक होती है हमारे पास एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है, एलिसाइक्लिक का मतलब देखो पहले साइक्लिक का मतलब समझे एक चेन, मतलब कार्बन ऐसे जुड़ा है कि बीच में कोई जाने की जगह नहीं है, कार्बन एक चेन से जुड़ा हुआ है, दैट इज एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर, दैट इज एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे। अब अगर इसी साइक्लिक में कोई डबल बॉन्ड आ जाए, एरोमेटिसिटी आ जाए, उसे आप बोलते हो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब सबके दिमाग में बन गई होगी खिचड़ी, पर हमारे बच्चों को तो खिचड़ी की जगह पिज्जा पसंद है, तो खिचड़ी को थोड़ा हटाते हैं। चलो हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि एल्केन एलिसाइक्लिक, बस उसका कहने का मतलब एक स्ट्रेट चेन, तो बस इसका सिर्फ एक मतलब होता है स्ट्रेट चेन, नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे दो तरीके होते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है आप कंफ्यूज हो गए एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में, देखो मत बोलना ऐसे पढ़ा था मैं याद हो तो समोसा ट्रायंगल इसके अलावा पढ़ी हुई, ठीक है। यस मैम ये सेम चीज हमने पढ़ी साइक्लोप्रोपेन साइक्लोबेंजीन वाली ग्रुप्स। वैसे मैं एग्जैक्ट आपको ये नहीं बोलूंगी रटने के लिए कि बेंजीन बोलना, क्योंकि 99% आप क्वेश्चन बेंजीन से ही देखोगे, पर ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट बेंजीन केवल एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक मतलब जिसमें एरोमेटिसिटी हो, मतलब जिसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। मैम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब याद है बेंजीन के बारे में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स ये पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोलते हैं। यस मैम ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे घूम रहे हैं मजे में, ये एक जगह बैठे नहीं है, दे आर नॉट स्टेबल, ये घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है बेंजीन के पास, मतलब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन एक जगह बैठे नहीं हुए हैं, तो दैट इज एरोमेटिक है, एरोमेटिक है वो। एलिसाइक्लिक में भी देखो ऐसे आ सकता है बेंजीन जैसा ग्रुप, पर वो बेंजीन नहीं है। ये मैं बोलूं बेंजीन है, बोल भी मत देना कि ये बेंजीन है, ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है अल्टरनेट पोजीशन पे, और ये क्या है साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। क्यूमीन वगैरह बहुत कुछ हो सकता है, आपके दिमाग में ये बात बैठी होगी, दोनों का मीनिंग समझोगे। एलिसाइक्लिक में और क्या हो सकता है मैम, ऐसे प्रोपीन ले लो, है ना, ऐसे प्रोपीन ले लो, तो ये अपना एलिसाइक्लिक। आपको तो भाई एरोमेटिक में मैक्सिमम यही चीजें पढ़नी है, पर ये मैक्सिमम लिख रही हूं मैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आप एरोमेटिक में यही पढ़ोगे, ठीक है। मतलब आपके लिए तो सिर्फ यही सही हो सकती है बातें, बाकी आपको ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, वहां पे वर्ड आया है डेराइव। तो देखो जैसे हमारे एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में होते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स, तो आई होप सो ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। अरोमा का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक सेंट टाइप की स्मेल, एज आई सेड, है ना, एक सेंट टाइप की स्मेल। सो ये हमारा भाई हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन हमने क्या, हमने क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ। सॉरी बहुत ही गलत बात है भाई, वहां पे डबल बॉन्ड लग सकता है, देखो ट्रायंगल मैंने डबल बॉन्ड लगाया है, ट्रायंगल मींस साइक्लोप्रोपेन, तो वो साइक्लोप्रोपीन बन गया, है ना। तो एल्कीन एल्केन एल्काइन तीनों हो सकते हैं साइक्लो ग्रुप्स में भी और उसमें भी, ठीक है। बस ओपन चेन और क्लोज चेन का फर्क होता है। अब क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है एल्केन, तो हम एल्केन के बारे में कुछ बातें जानते हैं। सबसे पहले एल्केन क्या होता है, हमने बचपन की क्लास में पढ़ा था, और बचपन के प्यार की तरह हम उसको नहीं भूले, ठीक है, नहीं भूले ना यार, आई होप सो। तो एल्केन के बारे में सबसे पहले बात क्या जानिए, आप मुझे बताइए, मैं नहीं बताइए, आप बताओ व्हाट इज जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, व्हाट इज जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। एल्केन होता क्या है, एल्केन एक हाइड्रोकार्बन है, मतलब ऐसा कंपाउंड है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ठीक है। अब इसके जनरल फार्मूला के बारे में बात करूं तो क्या होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है, नहीं बेटा स्टैंडर्ड में डीलोकलाइज नहीं, सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स पे डीलोकलाइज अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड आते हैं, तब आ जाते हैं वहां पे, ठीक है। तो आई उसे याद होगा तो ये चीज है ना। तो यार यही होता है एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2। यहां पे n होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। अच्छा क्या हमने डिग्री निकालनी सीखी थी, आपकी नहीं, हमने डिग्री निकाली थी कार्बन की। कार्बन की डिग्री क्या होती है, डिग्री के बारे में मैंने आपको बताया था, डिग्री
1 डिग्री हो सकती है ना, 1 डिग्री हो सकती है, 2 डिग्री हो सकती है, 3 डिग्री हो सकती है, इनफैक्ट 4 डिग्री हो सकती है, पर हमें कार्बन को केवल 3 डिग्री दिखाया जनरली, मतलब ऐसा नहीं। आप तो एग्जांपल से क्लियर करती हूँ, कंफ्यूज होना। अगर कार्बन एक कार्बन से लग गया तो वो 1 डिग्री हो गया, ठीक। अगर कार्बन 2 कार्बन से लग गया वो 2 डिग्री हो गया, अगर कार्बन 3 कार्बन से लग गया वो 3 डिग्री हो गया, और अगर हमारा कार्बन 4 कार्बन से लग गया तो फिर वो क्वाटरनरी यानी कि 4 डिग्री हो गया। तो इस बेसिस पे हम डिग्रीज को लिखते हैं। वापस से ना, अगर कार्बन एक कार्बन से लगा है 1 डिग्री, अगर हमारा कार्बन 2 कार्बन से लगा है 2 डिग्री, ठीक। अगर हमारा कार्बन 3 कार्बन से लगा है 3 डिग्री, अगर हमारा कार्बन 4 कार्बन से लगा है 4 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, वही होता है उसकी डिग्री, वही होती है उसकी डिग्री, ठीक है। यस, ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन करिए और क्या, बल्कि ऑर्गेनिक का क्लासिफिकेशन आ जाएगा तो ऑलरेडी आपको आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो कार्बन की डिग्री ऐसे आप निकालते हो हेलोजन के बेसिस, अगर हेलोजन लग जाए तो हेलोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल लेना, अदरवाइज आप जनरली निकाल सकते हो। तो किसी भी कार्बन की मुझसे डिग्री पूछी जाएगी तो मैं उस कार्बन को देखूंगी और मैं देखूंगी वो कितने कार्बन से लगा है। जिस भी कार्बन की मुझसे डिग्री बोलेगा मैं बोलूंगी उस कार्बन कितने कार्बन से लगा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिग्री ऑफ कार्बन। चलिए दिखा देते हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कार्बन, अच्छा, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ कार्बन क्या हो सकती है? इट कुड बी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 2 3 4 1 2 और 1। चलो मुझे इस कार्बन की डिग्री बताइए, कौन सा डिग्री वाला होने के बाद रिवीजन होगा। इट इज 2 डिग्री, 3 4 इन कार्बन लगा, तो दिस इज बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। मतलब एल्केन में हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा होता है। क्या कोई मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है एल्केन्स क्या होते हैं? और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिंगल बॉन्ड लगा होता है वो कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं? सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड? बताओ क्या टॉपिक, एक दो आ गया, ठीक है, बट ऑलमोस्ट एक भी गलत आंसर नहीं है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज सैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन्स के सैचुरेटेड वाले ग्रुप्स होते हैं, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब जिनमें, चलो अब आप मुझे चैट बॉक्स में बताओगे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि सारी चीजें आप पढ़ के आए। सोचो अगर एक कार्बन इस तरीके से एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड बनाता है, अगर एक कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा हमेशा, तो उसकी डिग्री, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? सबसे पहले आंसर दिया है p3 हाइब्रिडाइज होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज, 2 सिग्मा बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज, है ना। और ये चीज याद रखना क्योंकि मैम आपसे सेम बात एल्कीन्स और एल्काइन्स में पूछेंगे, हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 हो जाएगी। सभी को पता है होमोलॉगस सीरीज होती है। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? होमो मतलब सेम और सीरीज मतलब सीक्वेंस। होमोलॉगस सीरीज मतलब एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर ऑफ एल्केन जिसमें एक के बाद एक एल्केन लगे हैं हायर ऑर्डर वाले, और हर एक के बीच में CH3 का डिफरेंस है, हर एक के बीच में CH3 का डिफरेंस है, ठीक है। जैसे कि पहला एल्केन होता है हमारा पहला एल्केन होता है C2H6, तीसरा होता है C3H8, फोर्थ होता है C4H10 एंड सो ऑन। तो CH3 का डिफरेंस होता है, यस और नो? बताओ चैट बॉक्स में, CH3 का डिफरेंस होता है। ये होमोलॉगस सीरीज है। एल्केन एल्कीन एल्काइन, सॉरी एल्केन एक कार्बन वाला मीथेन, 2 कार्बन वाला इथेन, 3 कार्बन वाला प्रोपेन, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, बीच में हमेशा CH2 का डिफरेंस होता है। तो हम लिखेंगे डिफरिंग बाय सब आगे वाला कार्बन जो होता है, हर एक हमारा आगे वाला जो कार्बन होता है, इट हैज अ, आई डोंट थिंक 4 में है ना, बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में, और बस 2 टॉपिक आपने नहीं 3 आपको अपने दिमाग में आता है। आइसोमेरिज्म, मैम आइसोमेरिज्म कंपाउंड्स होते हैं हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ऐसे कंपाउंड्स जिनके बीच का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, पर इनके बीच का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, और डिफरेंट होता है इनमें स्ट्रक्चरल फार्मूला, डिफरेंट होता है इनमें स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। तो इन्हें हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स, और इस पूरे प्रोसेस को आप बोलते हो आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, ब्यूटेन का सबसे प्यारा एग्जांपल है भाई, 10 बार आपने देखा होगा ब्यूटेन। अगर मैं ब्यूटेन की बात करूं तो ब्यूटेन कैसे बोल, चलो निकाल देते हैं। C4H10 भी हो सकता है, ब्यूटेन होता है C4H10, है ना। अब देखो मैं ऐसे भी बना सकती हूं ब्यूटेन, देखो ये सब पहले की बात है तो थोड़ा फास्ट मोड में पढ़ रहे हैं इसको, सब पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये हो गया, काउंट करोगे तो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन निकल के आएंगे, पर मैं इन 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन को ऐसे भी लगा सकती थी, है ना। मैं इन 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन को ऐसे भी लगा सकती थी, ये भी C4H10 होगा। अब अगर मैं देखूं तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो निकल के आया है वो सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो इन दोनों ही कंपाउंड्स में है वो सेम है, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। लेकिन क्या इनका स्ट्रक्चर आपको सेम दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर अलग है, इनफैक्ट नाम भी अलग है। ये ब्यूटेन है, जिसे आप ब्यूटेन बोल सकते हो, और ये पता है टू मिथाइल प्रोपेन है, जबकि नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बराबर है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है पर इनके स्ट्रक्चर बनाने में डिफरेंट हो जाता है वो होते हैं हमारे आइसोमर्स, ठीक है। और इस प्रोसेस को आप बोलते हो आइसो, फिनोमेना को आप बोलते हो आइसोमेरिज्म, ठीक है। जैसे पेंटेन, अगर पेंटेन बनाओगे तो आप 3 आइसोमर्स बनाओगे। हेक्सेन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हेक्सेन को दिमाग में रख लेना, हेक्सेन के टोटल 5 आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, बस जब भी ड्रॉ करना ये याद रखना कोई भी स्ट्रक्चर रिपीट ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हो। तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन ऑफ नॉलेज के लिए यहाँ पे किसमें कितने आइसोमर्स होते हैं ये लिख दिए। अब जैसे आपने देखा ब्यूटेन में 2 आइसोमर्स है, वही पेंटेन में 3 आइसोमर है, पर हेक्सेन में 4 नहीं 5 आइसोमर्स है। और ऐसे ही जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाओगे बहुत ड्रास्टिकली चेंज दिखता है आइसोमर्स में। जैसे ब्यूटेन में 2 आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, पेंटेन में 3 आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, हेक्सेन में 5 आइसोमर्स होते हैं, लेकिन अगर हेक्सेन में आ जाओगे तो 6 7 नहीं टोटल 9 आइसोमर्स होते हैं, इनफैक्ट 10 कार्बन 75 आइसोमर्स, ठीक है। जैसे हम पढ़ चुके हैं तो ना लिखे। अब नोमेनक्लेचर, यार देखो नोमेनक्लेचर तो मुझे जितना याद है 4-5 दिन पढ़ा है, अभी तक भी नोमेनक्लेचर नहीं आया। देखो अब इस बात को मत कहना, अब इस बात को बिल्कुल भी मत कहना, ठीक है। उसमें डाल याद कर लो किसमें कितने आइसोमर्स है, ठीक है। आपसे वैसे 6 तक के स्ट्रक्चर पूछे जा सकते हैं, उसके बाद ज्यादा पहले मैम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि सब्स्टिट्यूट रूट वर्ड बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप, है ना। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा रूल होते हैं कि अगर कोई ग्रुप एक से ज्यादा बार लग गया, अगर कोई एक सेम सब्स्टिट्यूट एक से ज्यादा बार लग गया तो डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्स का यूज करना, है ना। अगर एक से ज्यादा अलग-अलग सब्स्टिट्यूट लग गए तो अल्फाबेटिकली चलना। उसके बाद अगर हमें पता करना है कि नंबरिंग की साइड से करें तो लोएस्ट लोकेंट रूल भी देख सकते हो, है ना, सम ऑफ लोकेंट रूल, तो जिसमें सम छोटा आ रहा हो नंबरिंग करना, जिसमें छोटा नंबर सम आ रहा हो वो अपना मेन चेन बन जाती है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजें नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ी थी। अब हम नोमेनक्लेचर को सीधा क्वेश्चन करते हैं एक दो, ठीक है, क्योंकि नोमेनक्लेचर बहुत बार पढ़ चुके हैं। लेट्स कम टू डायरेक्टली टू द क्वेश्चन, एंड मैं तो यही बोलूंगी कि यहाँ के नोमेनक्लेचर तो बहुत ही बेसिक बोलने बताने जा रही हूं मैं, क्योंकि ये चैप्टर में नोमेनक्लेचर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दिया ऑर्गेनिक में। तो यहाँ पे बस ये कह रहे हैं कि यार तुम छोटे-छोटे कंपाउंड्स भी पढ़ोगे तो ये मत बोलना कि नाम नहीं पता। तो यहाँ पे 12 तक आपको बोलते में एक मिथाइल, आपको क्या लग रहा है सब्स्टिट्यूट बन गया ना, ये तो इसका मेन चेन नहीं आएगा, कुछ भी कर लो ये दो ही स्ट्रक्चर बनेंगे। तभी बोल रही हूं कि उसको नेम लिख के देख लेना। कभी भी आपको बोला आइसोमर्स के स्ट्रक्चर बनाओ तो जितने भी स्ट्रक्चर बनाओ इसको उठा के उधर लगा दो, उसको उठा के इधर, तो देख लेना कहीं वही नाम तो वापस नहीं रिपीट हो जा रहा है, तो उसके बेसिस पे कर लेना, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इससे 3 कार्बन लगे, CH3 लगे हैं, ठीक है। तो मैंने इसका एक ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब पहला काम मैं मेन चेन सेलेक्ट करूं, तो भाई इसमें तो मेन चेन यही पे दिख रही है। अब नंबरिंग करो, कहीं से भी कर दो,
दोनों तरफ टू पोजीशन पे दो मिथाइल लगे हैं, तो 1 2 3 4 5 है ना। सब्स्टिट्यूट अगर देखोगे तो टोटल 4 सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं। अब मुझे बोला जाएगा नॉन केचर करो, एस आर का बीएस करो, ठीक है। कहां पे सब्स्टिट्यूट है मैम? सब्स्टिट्यूट 2 पे है 2 बार और 4 पे है 2 बार, तो 2 पे लगाए फिर 2 पे लगाए, 4 पे लगाए फिर 4 पे लगाए। और अगर आप ये ऐसे दो बार नंबर नहीं लिखे तो आपके नंबर कट जाएंगे, 0 नंबर सीधा, है ना। अगर आप लिख दिया 2 पे लगाए पर 2 पे 2 बार लगाए तो उसके नंबर को भी हम रिपीट करते हैं। बहुत सारे चांसेस लिख रहे हैं 2,2 डाई डाई मिथाइल पेंटेन, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो 4 बार लगाए तो 4 बार उसके नंबर को लिखोगे। अगर वो एक ही बार 3 कार्बन 3 सब्स्टिट्यूट एक ही कार्बन से लग जाए तो उसके नंबर को भी 3 बार लिखोगे, ठीक है। तो ये याद रखना। अभी क्योंकि 4 लगे हैं टोटल तो टेट्रा वर्ड का सॉरी प्रीफिक्स आएगा टेट्रा टेट्रा। अच्छा सब्स्टिट्यूट कौन सा? मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। रूट वर्ड टोटल 5 कार्बन है, पेंट। बॉन्ड हर एक में सिंगल बॉन्ड है, एन। फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे तो लिखना नहीं है, इसका नाम हो जाएगा 2,2,4,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। और जिसका ये आंसर आ रहा है दिस इज द राइट ऑप्शन आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, लेट्स सी द सेकंड वन। अच्छा ये कार्बन CH2 CH3 लिख दिया। यहां पे मैं ऐसे लिख दे रही हूं, यहां पे दो सब्स्टिट्यूट लगे हैं, 2 कब ये एस मतलब सब्स्टिट्यूट मैम थर्ड पोजीशन वाले कार्बन से दो मिथाइल लगे हैं, तो 3,3 दो बार मिथाइल सब्स्टिट्यूट। रूट वर्ड मेन चेन में 5 कार्बन है, पेंट। बॉन्ड हर एक में सिंगल बॉन्ड, एन। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो नहीं लिखेंगे, लिखा होता है फंक्शनल ग्रुप तो ऑल आवर एल्केन का नॉर्मल चला। इसके स्ट्रक्चर से ग्रुप में कोई चीज लगी उस कार्बन को पहले उठा लो, फिर कार्बन है और उस कार्बन में फिर से 3 लगा हुआ है तो 1 2 3, तो इनके स्ट्रक्चर आप इस तरीके से बना 1 2 3 ठीक है। कहां लगे 3 4 स्ट्रक्चर 6 3 4 5 6 हेक्सेन, ठीक है। अब नंबरिंग कर दो, कहीं से भी कर दो यार कुछ और। देखो जब फंक्शनल ग्रुप लगाओ तो नंबरिंग पे ध्यान दिया जाता है या बॉन्ड वगैरह, एल्केन में क्या बॉन्ड होंगे और फंक्शनल ग्रुप ध्यान दिया नहीं। 2 और 5 पे दो बार मिथाइल लगा है, 2 और 5 पे लगा है डाई मिथाइल, ठीक। तो बन गया सभी स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हो, ठीक है। क्या याद रहेगा? याद रहेगा जीवन क्या कह रहे हैं मैम? मुझे दर्शिता से बात करनी है कुछ इंपॉर्टेंट, जीवन को हेडिंग लगाइए प्रिपरेशन ऑफ एल्केन लगाते हैं। चलो बाकी ये आपका एक होमवर्क है, ठीक है। राइट स्ट्रक्चर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स बाय आर द नेम्स इनकरेक्ट और राइट द करेक्ट IUPAC नेम्स, ठीक है। तो कुछ नेम्स भी गलत हो सकते हैं, आपको स्ट्रक्चर बनाना है, आपको बताना है क्या गलत और क्या सही होगा, ठीक है। सॉल्यूशन एक बार चेक कर लेना, हेडिंग लगाइए प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। चलो ये इसको आप अभी घर जाके वही करना, पीपीटी से देख के फिलहाल आप हेडिंग लगाइए प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। अब हम करेंगे एल्केन की प्रिपरेशन। आज लेवल में ऑब्टेन नेचुरल गैस के लिए स्टडी कर रहे होते हैं इनको, तो इनकी स्टडी के लिए हमने लैब में प्रिपेयर करते हैं स्मॉल अमाउंट में। और लैब में प्रिपेयर करने के 3 तरीके होंगे। पहला तरीका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, मतलब आप एल्कीन या एल्काइन उठा लो और उससे आप एल्केन बनाने की कोशिश करो। नंबर 2 आप एक एल्काइल हैलाइड उठा लो, ठीक है। एल्काइल हैलाइड उठा लो, उससे प्रिपेयर करने की कोशिश करो। और नंबर 3 आप कार्बोक्सिलिक एसिड उठा लो और कार्बोक्सिलिक एसिड से इसको प्रिपेयर करने की कोशिश करो, ठीक है, ठीक है। सो तीनों तरीका हम समझेंगे, कोशिश करेंगे आज हम तीनों तरीके को समझें। पहला तरीका हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब मैं नहीं चाहती कि आप कोई भी रिएक्शन स्लाइड से देख के रटो या लिखो, तो आप मेरे साथ इसको समझते हुए और किस तरीके से इसको लिखें कि हमें ये रिएक्शन याद रहे। तो पहले याद रखो कर क्या है, हम कर रहे हैं प्रिपरेशन। पहला तरीका है वो है फ्रॉम अनसैचुरेटेड, तुरंत आना चाहिए कि मैं बात कर रही हूँ एल्कीन्स या फिर एल्काइंस की, ठीक है। तो फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक है। जब भी बेटा रिएक्शन पढ़ते हैं ना, आपके बहुत रिएक्शन के मैकेनिज्म्स तो नहीं है, नो वरीज, बट जब भी रिएक्शन पढ़ते हैं रिएक्शन बहुत चीज आपको समझनी है और लेवल से समझते चलो। रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन क्या है पहले वो पता होना चाहिए, कहां से कहां जाना है, मेन चीज कहां से कहां जाना है। रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये पता चल जाती है तो आधे कन्वर्जन हो जाते हैं क्लास 12 के, ठीक है। बट इतनी आसानी से होंगे इतना आसानी से आपको सुन के लग रहा होगा, ठीक है। सो यस, और थर्ड चीज रिएक्शन को लिखने का भी तरीका होता है। अगर मैं किसी रिएक्शन को बोरिंग तरीके से लिख दूं तो कई करते हैं एल्केन्स की, एल्कीन मतलब से दो हाइड्रोजन भी लगे होंगे, ठीक। अब बेटा आप दिमाग लगाओ, बस थोड़ा सा सोचना है, बहुत थोड़ा सा दिमाग है जो तुम्हारे पास है, बस वही लगाना है, जितना आपके पास है, मतलब अरे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। चलो आप सोचो मुझे कहां से कहां तक पहुंचना है। मुझे एक एल्कीन से एल्केन बनाना है, एक सेकंड। दो कार्बन का एल्कीन ले लिया डबल बॉन्ड, और एल्केन होता है जिसमें होता है सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाना है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन कितने हाइड्रोजन से लगा होगा सोचो। एक बॉन्ड बन गया मतलब 3 हाइड्रोजन लगाने हैं यहाँ पे, एक बॉन्ड मतलब ना 3 हाइड्रोजन लगाने हैं यहाँ पे, यस और नो, यस। तो इन शॉर्ट मुझे अगर इन दोनों इससे ये बनाना है, मुझे एक एल्कीन ले लिया है मैंने जिसका नाम है इथीन, और मैं बोल रही हूं उससे इथेन बनाना है। सोचो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। आपको इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? अगर मैं आपसे बोलूं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और बनाओ, पेपर में आप लोग खेलते हो आजकल, तो मतलब बहुत ही नए-नए तरीके के गेम ऑब्वियसली है, बट है तो बस भाई 2 हाइड्रोजन चाहिए, बस ये याद रखना। तो मैं बोलूंगी 2 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे हमें इसमें, 2 हाइड्रोजन चाहिए, है ना, 2 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे जाएगा और एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे जाएगा, है ना। पर ये करेंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, और हम सभी को पता है पाई बॉन्ड इजीली टूट सकता है, तो इस बॉन्ड को तोड़ देंगे। तो इस रिएक्शन में बस ये होगा H2 ऐड करते हो एल्कीन में तो आपको एल्केन मिल जाता है। अच्छा इसको किसी के प्रेजेंस में करते हो, आप इसे करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम ले सकते हो, पैलेडियम ले सकते हो और निकल, तीनों नहीं, तीनों से कोई भी एक ले सकते हो, ठीक है। प्लैटिनम की प्रेजेंस में, पैलेडियम की प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में। अब बिना कैटलिस्ट दोगे तो भी रिएक्शन हो सकती है, बट बहुत धीरे होगी, बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा। तो कैटलिस्ट यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा सा बढ़ाने में काम करेगा, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम होता है हाइड्रोजन। ध्यान से देखो, हम इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? इट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजनेशन मतलब हमने हाइड्रोजन को ऐड करवा दिया। तो ये हमारी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हो गई फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आई है तो एक बार समझ लेते हैं। प्रिपरेशन करनी है, क्या करेंगे, एक एल्कीन को उठाएंगे, उसमें H2 को जोड़ेंगे, प्लैटिनम पैलेडियम में एल्केन मिल जाएगा, और इसको आप बोलते हो हाइड्रोजनेशन। अच्छा एक चीज देखना, आपने चीज देखी यहाँ पे, जितने कार्बन का मैंने एल्कीन लिया है उतने कार्बन का मुझे एल्केन मिला है। ये छोटी-छोटी चीजें याद रखा करो। जितने कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन जितने कार्बन हमारे रिएक्टेंट साइड है उतने ही कार्बन प्रोडक्ट साइड है। मतलब यहाँ ना ही तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़े और ना ही तो नंबर ऑफ कार्बन घटे। एल्काइन से भी करा दो ना, चलो एल्काइन से करते हैं। पहले तो एल्कीन से समझ में आ गया, एल्काइन से भी कर ले, चलो सेम रिएक्शन करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऑन डिमांड ऑफ दृष्टि लेना है, मतलब इस बार 4 हाइड्रोजन ऐड करना है, 2 ऑलरेडी 4 करने थे तो बस कुछ नहीं, तो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे चले जाएंगे, हो गया, बस इतना सा ही करना था। मैं आपको रियलिटी बताऊं, ये डायरेक्ट नहीं होता है, दरअसल ये डायरेक्ट नहीं होता है। इथाइन से पहले इथीन बनता है, फिर इथेन बनता है। मतलब आप सोच लो डायरेक्ट 4 हाइड्रोजन, 2 यहाँ और 2 यहाँ लग गए, तो ऐसा नहीं होता। पहले एक हाइड्रोजन लगता है तो ये इथीन बन जाता है, फिर एक हाइड्रोजन और लगता है, फिर वो इथेन बन जाता है। पर ये प्रोसेस ना फास्ट होता है कि आप इसे डायरेक्ट दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हो, बट स्पेसिफिकली एल्केन के लिए पढ़ो तो इसको आप हाइड्रोजनेशन के नाम से लिखते हो। तो क्या हमें ये समझ में आया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमने बना लिया एल्केन। कौन सा प्रोसेस लगाया नाम, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का एडिशन कराया और हमें सैचुरेटेड यानी कि एल्कीन अपने मिल गए। फिर
H2 आया होगा क्योंकि pi bond इजीली ब्रेक हो सकता है, तो बस वही यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो मेरे पास बहुत सारे क्लियर आ गए हैं चैट बॉक्स में ऑलरेडी, तो आई गेस हम ये बात समझ गए। नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, आज क्लास 6:30 तक होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, कुछ नहीं ये सब नहीं देखना, नाम समझो। सेकंड मेथड है प्रिपरेशन करनी है, एल्केन बनाना है, ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से बनाना है, CH दो कार्बन ले लो, एक कार्बन ले लो, चार कार्बन ले लो, एक ही काम होने वाला है एक में। अच्छा हाइड्रोजनेशन में कम से कम दो कार्बन लेना, हाइड्रोजनेशन में मिनिमम दो कार्बन होंगे, क्यों ना, क्योंकि बेटा डबल बॉन्ड, एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है तो कम से कम दो कार्बन तो लेने पड़ेंगे ना, या ट्रिपल बॉन्ड लगाना है तो कम से कम दो कार्बन तो लेने पड़ेंगे ना, यस और नो। मिनिमम यहाँ पे हमारे पास दो कार्बन होने चाहिए, याद रखना, एल्कीन और एल्काइन दोनों में, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन होते ही नहीं एक कार्बन वाले, एक कार्बन वाला एल्कीन कैसे हो सकता है, एल्कीन का मतलब है डबल बॉन्ड होना कार्बन कार्बन के बीच में, है ना, तो कम से कम दो कार्बन तो होने चाहिए। तो भाई थोड़ा सा याद रखना कि हाइड्रोजनेशन में कम से कम मैम एल्काइल हैलाइड, एल्काइल क्या होता है, जैसे CH3 C2H5 C3H7, एल्काइल का मतलब होता है एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दो, किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दो एल्काइल मिल जाता है, ठीक है। और एल्काइल हैलाइड मतलब उस एल्काइल के साथ एक हाइड्रोजन लगा दो, कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, पर आएगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा एल्काइल हैलाइड, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड, मैम C3H7 3Cl खा गया, ठीक है। इसको लेके क्या समझना है, क्या करना है, माने क्लोरीन हटाना है ना, और क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन लाना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, क्लोरीन को बाहर निकाल के मुझे हाइड्रोजन को अंदर लाना है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन कराना है। तो बस यहाँ पे भी आप H2 ले लोगे, इसमें भी आप H2 ले लोगे, H2 क्या करेगा, एक हाइड्रोजन क्लोरीन को पकड़ने में हेल्प करता है और एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ लड़ने में हेल्प करता है। अब एक क्वेश्चन मैम आपको क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको, कोर्स एंड होने पे आया है, हम टाइम पे पढ़ रहे हैं तो हम आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। आप एक बात बताओ, आपने हमको बेवकूफ माना है, ये तो सिंगल बॉन्ड है, आप कह रहे हो सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा, नहीं कहना क्या चाहते हो आप, अभी तक समझ गए हम, पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, टूट गया, अब बोल रहे हो सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड तो कभी टूट सकता है, क्या देखो टूट सकता है, क्यों, कार्बन के साथ जब भी कोई हाइड्रोजन लगा होता है, तो एक बात बताओ, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, ज्यादा होती है, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारे दिमाग की तरह कम होती है, यानी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, मतलब यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यस और नो, यस और नो। ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब तुम्हें लग रहा है सिंगल है, बट वो बेचारे मतलब तुम्हें लग रहा है बहुत अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में, बट वो तुम्हारी तरह है, वो दुनिया को दिखाते हैं उनका रिलेशनशिप हेल्दी है, बट दे आर नॉट इन अ खुशी वाला मोड, सो सैड, बट वी हैव टू से दिस। अब तुम बोलोगे मैम हमसे क्यों कंपेयर कर रहे हो, हम तो जिंदगी भर से सिंगल है, ये क्या बोल दिया आपने, हमें तो दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो बेटा रो मत इसमें आ जाओ वापस, ठीक है। पोलैरिटी है उसके बीच में, तो वो टूट सकता है बॉन्ड, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन अपना ये काम करता है, ठीक है, लिखा चलो दिखा देती हूं, तो एक हाइड्रोजन क्लोरीन को देना, एक हाइड्रोजन कार्बन को देना, और इसके प्रेजेंस में बन जाता है हमारा एल्केन, इसकी प्रेजेंस में बन जाता है हमारा एल्केन। अच्छा अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, आई डोंट नो आपने क्वेश्चन पूछा नहीं किसी ने भी, पर मैं आपको पूछती हूँ, मैम हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड फिर कैसे तोड़ा आपने, ये भी तो बताइए, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो उनका बॉन्ड कैसे टूटा, वो कैसे एक क्लोरीन को पकड़ रहा है एक कार्बन को, तो इसलिए होता है कि आप इसको कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डाइल्यूट HCl के साथ, मतलब एक H+ आयन के साथ। तो जिंक के साथ जब H+ आयन होता है तो वो H+ आयन क्या करेगा, H+ आयन इसको तोड़ेगा, मतलब एक्चुअली पूरा मैकेनिज्म तो आप नहीं समझ पाओगे भी, बट एक्चुअली क्या होता है H+ आयन पूरा कहानी कर रहा होता है, H+Cl को पकड़ता है, फिर वहां से एक H कार्बन को पकड़ता है, एक हाइड्रोजन H+ की तरह कैटलिस्ट की तरह बाहर निकलते हैं। तो ये असल में ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ओवर कोई भी डाइल्यूट एसिड, जैसे कि H+ आयन लिख दिया मैंने, ठीक है, बताओ याद आएगा, ठीक, बाय प्रोडक्ट लिख देना HCl, ठीक। चलो देखते हैं क्या है, ये देखो सेम रिएक्शन है, मान लो मैंने CH3Cl ले लिया, बस इसी को मैंने ऐसे लिख दिया ताकि आप समझ पाओ, है ना। तो CH3Cl H2 के साथ रिएक्ट करेगा, एक क्लोरीन के पास हाइड्रोजन, एक कार्बन के पास CH4 बन जाएगा, HCl बन जाएगा। सिमिलरली C2H5Cl लोगे तो C2H6 बन जाएगा, C3 कोई भी ग्रुप ले लो, उतने ही कार्बन का हमारे पास एल्केन बन जाता है, नंबर ऑफ कार्बन यहां भी बराबर रहते हैं। एल्काइल हैलाइड्स एक्सेप्ट फ्लोराइड्स, अब मैंने आपको बोला क्लोरीन लिख लेना, क्लोरीन लिख लेना, आयोडीन तक लिख सकते हो, बल्कि आयोडीन में थोड़ी रिएक्शन रिवर्सिबल वगैरह हो जाती है, लिख सकते हो, फ्लोरीन नहीं लिख सकते। फ्लोरीन आप कभी नहीं पढ़ोगे, कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड आपको पता है, आप कभी नहीं पढ़ोगे 12th तक, मतलब सिर्फ दो रिएक्शन पढ़ोगे, केवल दो रिएक्शन, एक स्वार्ट्ज रिएक्शन है, हां एक और रिएक्शन है, ठीक, केवल दो रिएक्शन, डाल्टन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, केवल दो रिएक्शन जिसमें एराइल या एल्काइल फ्लोराइड रिडक्शन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो क्योंकि आप भी H2 जोड़ रहे हैं तो ये रिडक्शन लिखा है, मैम पीछे भी रिडक्शन हो सकता है इस वाली रिएक्शन में, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो अब आपका क्वेश्चन आते हैं, मैम फ्लोरीन क्यों नहीं, है ना, फ्लोरीन क्यों नहीं, आपको क्या लगता है, नहीं पूछेंगे, हां हम तो मतलब ही हैं, चलो ठीक है। कैसा होता है, क्या समझते हो फ्लोरीन के बारे में, फ्लोरीन एक हाइड्रोजन होता है, सबसे छोटा हाइड्रोजन होता है आप देखोगे, और लेफ्ट टू राइट जाने पे एटम का साइज कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, मतलब फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा छोटा एटम है, यस फ्लोरीन एक बहुत बहुत छोटा एटम है, पर उससे क्या लेना देना, उससे क्या लेना देना, वो तो हमारी सोच भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अरे मतलब वो फ्लोरीन लेना देना है। अगर कोई बहुत स्मॉल होता है, कोई बहुत स्मॉल एटम होता है, तो एक बात बताओ, उसके न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस है, यानी कि उसका जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत स्मॉल होती है, और हमने पढ़ा है कि अगर बॉन्ड लेंथ स्मॉल होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। इनके बीच का इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि तुम तोड़ नहीं सकते इसको आसानी से। तो तुम सोचो CH3F को उठाएंगे, H2 को जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन इसे पकड़ेगा, इसे नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, ये तोड़ेगा नहीं बॉन्ड, बोले मैं नहीं तोड़ रहा, मैं बॉन्ड नहीं तोड़ रहा, क्यों नहीं तोड़ रहा, क्योंकि वो दोनों बहुत छोटी बॉन्ड लेंथ से जुड़े हैं, इस मात्रा को इतना छोटा कर दूंगा और मुझे तोड़ लो हाथ से, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ब्रेक, बहुत दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे 300 से ज्यादा किलो जूल एनर्जी निकलती है इसको तोड़ने के लिए, या कितनी एनर्जी चाहिए होती है इसको तोड़ने के लिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस बॉन्ड, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस बॉन्ड। सो एल्काइल फ्लोराइड्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फ्रॉम एल्केन, उसे नहीं कर सकते आप, क्योंकि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग, इट इज अ वेरी स्ट्रांग बॉन्ड, इट इज अ वेरी स्ट्रांग बॉन्ड। बताओ क्या लिखना है चैट बॉक्स में, फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो, जल्दी से क्या हमें फ्रॉम यस और नो, जल्दी से फटाफट से, यस क्लियर बहुत सारे क्लियर। और इस बार आप नेम रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सीरियसली पढ़ना है हमको, क्या वुड के बारे में बताया था तो उन पे बेसिस ना मैं नहीं, तो अभी मैंने एल्काइल लिया था, H2 डाल दिया था, 2 टाइम लेना होता है यानी कि हैलाइड, ठीक है, मैं से लिखूंगी, तो क्लोरीन को लेके भागेगा, सोडियम मेटल इन दोनों क्लोरीन को लेके भागेगा, तो हमें वो रिएक्शन ऐसे याद रखनी है, हमें भले कोई कुछ भी बोले कि तुम बोलना 2 टाइम्स CH3Cl प्लस सोडियम ये मिलेंगे तो सोडियम क्लोराइड निकलेगा, हमें नहीं बोलना ये सब, हम बोलेंगे नहीं, इस तरीके से लिखेंगे, इसे हमेशा इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और ये आपको तरीका भी समझना है, ठीक है, ये आपको तरीका भी दिमाग में, इथेरियल सॉल्यूशन, जब ईथर को किसी सॉल्यूशन में डाल देते हो तो उसका नाम होता है इथेरियल सॉल्यूशन, हम इसे ड्राई करके प्रोसेस में कराते हैं, अब बताएंगे ड्राई क्यों, ठीक है। चलो तो क्या करना मैम हमें दिख रहा है ये CH3 बचा और ये CH3 बचा, बिल्कुल ये दोनों आपस में लग जाएंगे, ये दोनों CH3 आपस में लग जाएंगे, CH3 था और CH3 जुड़ गया और मैम 2 टाइम्स NaCl, बस यही है वुड्स रिएक्शन, यही है वुड्स रिएक्शन। हमेशा याद रखना वुड्स रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये हमेशा एक मेटल की प्रेजेंस में होता है, मेटल जैसे
कार्बन्स के साथ, इवन नंबर ऑफ कार्बन्स के साथ। क्यों मैम, क्यों, मतलब बताओ इसका क्यों? हम तो और नंबर लेंगे, हम एक कार्बन लेंगे मैम, एक कार्बन CH3Cl सोडियम से रिएक्ट कराएंगे, NaCl बनेगा और CH3 रह जाएगा केवल। मीथेन कभी इस रिएक्शन से नहीं बन सकता, वी कैन नॉट फॉर्म मीथेन फ्रॉम दिस रिएक्शन। मीथेन की प्रिपरेशन हम इस रिएक्शन से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? सोचो, क्योंकि सोडियम जब क्लोरीन को पकड़ लेगा तो एक कार्बन कैसे बचेगा, फिर उसका हाइड्रोजन कम पड़ जाएगा भाई, CH4 कैसे बन पाएगा, बन ही नहीं पाएगा। ये रिएक्शन मीथेन के साथ नहीं हो सकती, मतलब मीथेन में नहीं हो सकती, मीथेन नहीं बन सकता इस रिएक्शन से। अच्छा मैम, और नंबर ऑफ कार्बन क्यों नहीं, और नंबर ऑफ कार्बन क्यों नहीं, इवन नंबर ऑफ कार्बन क्यों? जब आप और नंबर ऑफ कार्बन लेते हो ना तो वही सेम मान लीजिए, सोडियम दो क्लोरीन को पकड़ने के लिए बैठा है ना? अगर आप नंबर ऑफ कार्बन और कर देते हो तो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलने लग जाते हैं, ठीक है? अगर नंबर ऑफ कार्बन और कर दोगे तो यू कैन से रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाती। इवन नंबर ऑफ कार्बन के लिए स्पेशली बताई गई थी, ठीक है? एक और चीज, डिफरेंट एल्काइल हाइड्राइड ले लेना, तो जैसे आपने यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड लेके इथेन बना दिया, ठीक है? मैं बोलूंगा डिफरेंट एल्काइल हाइड्राइड ले लो, एल्काइल हाइड्राइड को आरएक्स ले लूं मैम, डिफरेंट आरएक्स ले लो, अलग अलग एल्काइल हाइड्राइड ले लो, तो मैं बोलूंगी नहीं, डिफरेंट अगर मैंने एल्काइल हाइड्राइड ले लिए तो ये जो रिएक्शन इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स। और वो जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे ना, मतलब अगर मैंने ले लिए, एक बार लिया मिथाइल हैलाइड, मिथाइल क्लोराइड, एक बार लिया इथाइल क्लोराइड, तो पता क्या होगा, मिथाइल मिथाइल से रिएक्शन करेगा, इथाइल इथाइल से रिएक्शन करेगा, फिर वो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, तो 3-4 ऐसे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। और उन मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप उनको अलग कर सकते हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स को सेपरेट करो, तो इसीलिए हम यहाँ पे सेम एल्काइल हाइड्राइड लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और क्या बताना है इस रिएक्शन के बारे में, और तो बताना है इस रिएक्शन के बारे में, बताओ। ड्राई पूछ रहे हो क्यों, व्हाई ड्राई ईथर, व्हाई ड्राई ईथर, है ना? मतलब ईथर ड्राई क्यों है? चलो ईथर समझ के कैटलिस्ट रख दिया आपने, ड्राई क्यों है? इस रिएक्शन में मैकेनिज्म जब आप देखोगे तो फॉर्म होते हैं फ्री रेडिकल, फॉर्मेशन होता है बेटा कार्बन के फ्री रेडिकल का, फ्री रेडिकल का, ठीक? और ये जो फ्री रेडिकल होता है, फ्री रेडिकल मतलब समझते हो ऐसे करके, जैसे एक डॉट लगा होता था, है ना? इलेक्ट्रॉन होता था जिसके पास। तो अगर आपने वाटर ले लिया, वेट ले लिया, ड्राई के लिए वेट ईथर ले लिया, अगर आपने पानी रख लिया तो पानी इस एक्स ग्रुप के साथ, जो एक्स लिख दो उसको, किसी के साथ भी यहाँ पे जो रेडिकल बन रहा है उसमें से पानी में से H+ निकल के साथ रिएक्शन शुरू कर देगा, H+ इसको पकड़ने की कोशिश करेगा और ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो हम इसे हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करेंगे, हम इसे हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करेंगे, ठीक है? और कुछ मुझे एक और चीज बतानी थी, मैं भूल गई, मुझे एक और कोई चीज बतानी थी, शायद भूल गई। मेटल हो गया, ड्राई हो गया, इवन नंबर हो गया, मीथेन की प्रिपरेशन नहीं हो सकती, डिफरेंट एल्काइल हाइड्राइड लेंगे, ठीक है? शायद ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, ठीक है? चलो, तो दिस इज वुड रिएक्शन, दिस इज वुड रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन होती है वुड रिएक्शन में। बस नाम से एक चीज दिमाग में बैठाओ, वुड्स मतलब सोडियम मेटल, वुड्स मतलब वो सोडियम मेटल की प्रेजेंस में होगा, वुड्स मतलब वो सोडियम मेटल की प्रेजेंस में होगा। इतना पिटोगे ना उज्जवल, तुम फ्री रेडिकल पूछ रहे हो, हां? फ्री रेडिकल कितनी बार बताया है, हां? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में फ्री रेडिकल क्या होता है? जब कार्बन कार्बन का होमोलिटिक फिशन, कार्बन का किसी के बॉन्ड को ऐसे तोड़ो कि एक इलेक्ट्रॉन लेके कोई बैठ जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके कोई बैठ जाए, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो उसे बोलते हैं फ्री रेडिकल है। किसी एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन आ गया उसे बोलते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है? दैट इज फ्री रेडिकल, ठीक है? क्लियर क्लियर क्लियर। चलो चलो अब देखते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या लिखा रहता है। व्हेन एन एल्काइल हाइड्राइड, यूजुअली ब्रोमाइड और आयोडाइड, क्लोराइड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ब्रोमाइड आयोडाइड ले सकते हो, क्लोराइड ले सकते हो, फ्लोराइड मत लेना। इसको ट्रीट करोगे किसी मेटालिक सोडियम ड्राई इथेरियल सॉल्यूशन, जो मैंने आपको बताया इथेरियल सॉल्यूशन मतलब ईथर के सॉल्यूशन में डाल दिया गया, तो एक सिमेट्रिकल एल्केन मिलता है 2 नंबर। हां ये बताने जाती है, ये बताने जाती है, ये बताने जाती है। आप देखो यहाँ पे हुआ है असेंट ऑफ चेन बेटा, यहाँ पे हुआ है असेंट ऑफ चेन, असेंट ऑफ चेन, यहाँ पे हुआ असेंट ऑफ चेन। व्हाट इज असेंट ऑफ चेन? अगर आप बेटा रिएक्टेंट में देखोगे, रिएक्टेंट में टोटल एक कार्बन है और प्रोडक्ट हमारा 2 कार्बन का बना है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हुए। असेंट मतलब, असेंट ऑफ चेन मतलब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हुए। अच्छा मैम कुछ भी बोलोगे और हम सुनेंगे। हां एक बात बताओ आप, एक कार्बन दो कार्बन तो है नहीं, 2 कार्बन नहीं, एक कार्बन का एक ही ग्रुप प्रेजेंट है। ध्यान से देखो, मतलब एज अ होल अगर आप देखो तो वो 2 अलग अलग ग्रुप के कार्बन है, लेकिन ये बोलने में सिर्फ एक स्ट्रक्चर को देखो तो उसमें एक ही कार्बन है, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को देखो तो उसमें 2 कार्बन है। एक सिंगल स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे एक कार्बन है और प्रोडक्ट में एक सिंगल स्ट्रक्चर के अंदर 2 कार्बन है। मतलब वो रिएक्शन होता है असेंट ऑफ चेन। रिएक्टेंट में जितने कार्बन है उससे एक ज्यादा कार्बन हमेशा प्रोडक्ट में आएगा, रिएक्टेंट में जितने कार्बन है उससे एक ज्यादा कार्बन प्रोडक्ट में आएगा। बताओ सोडियम मेटल क्यों? क्योंकि वो बहुत एक्टिव मेटल होता है, क्लोरीन को तुरंत बाहर निकाल सकता है, ठीक है? बताओ यस बेटा, आज के पेपर लिखोगे तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, आज के लिखोगे और क्या, आपके एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है उसमें, है ना? तो ये लिखा है देखो, अ सिमेट्रिकल एल्केन, सिमेट्रिकल मतलब सेम कार्बन वाला एल्केन कंटेनिंग ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द एल्काइल ग्रुप इज ऑब्टेन्ड। जो हमारे पास एल्काइल ग्रुप हमने लिया उसमें एक कार्बन है ना? पर प्रोडक्ट जो है ना एक ही स्ट्रक्चर में 2 कार्बन आ गए, ठीक है? एक ही स्ट्रक्चर में 2 कार्बन आ गए, ठीक है भाई? यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है? चार्ल्स एडोल्फ वुड्स इनका पूरा नाम था, जिन्होंने ये रिएक्शन दी थी, तो वुड्स रिएक्शन के नाम से ये हो गया। बताओ इन द चैट बॉक्स। मैम पीछे पेज पलट लो, मैम ये कर लो। आई मीन हमारी क्लास में फालतू के लोग वाले बच्चे नहीं है, मैं बनाती हूं स्लाइड, रिएक्शन अच्छे समझ, बस ऐसे मतलब ऐसा मैकेनिज्म तो जल्दी पूछा था। हां अच्छा ये स्लाइड भी लगी थी, सेम स्लाइड, ठीक है? ठीक है सेम स्लाइड है। ब्रोमीन ले सकते हो, है कोई ले सकते हो, ब्रोमीन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। मुझे लग रहा है आज मैं दोनों करा लूंगी, बट आई थिंक ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है, बाद में करेंगे। हेडिंग लगाइए डीकार्बोक्सिलेशन, 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 और यहाँ पे थर्ड नंबर हटा देना, ये सेकंड नंबर ही था, है ना? सेकंड का ये पार्ट था, सेकंड का ये पार्ट था। सेकंड में आपने वुड्स रिएक्शन भी पढ़ा और उसी में आपने हाइड्रोजन ऐड करने वाली रिएक्शन भी पढ़ी, ठीक है? चलो अब थर्ड है हमारे पास अगेन प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम, इस बार करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? क्या करने जा रहे हैं हम? करने जा रहे हैं प्रिपेयर एल्केन को किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है? ठीक है चलो अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है? मैम नेट रिएक्शन में 2 कार्बन है, फिर असेंट ऑफ चेन क्यों है? नहीं एक स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है वो देखा जाता है भाई। आपसे मैंने बोला जाके मिथाइल क्लोराइड 2 लेके आओ, पर हर एक मिथाइल क्लोराइड में एक ही कार्बन है, और प्रोडक्ट में एक ही स्ट्रक्चर में 2 कार्बन है, तो उसे बोलते हैं असेंट ऑफ चेन, कि प्रोडक्ट में आप नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ा रहे हो। देखो एक होता है 2 टाइम्स ऑफ कार्बन और एक होता है C2 लिखना, दोनों डिफरेंस होता है ना? अगर मैंने बोला कि 2 अलग अलग ग्रुप्स लेके आए हैं कार्बन के, और एक बार हम बना रहे हैं C2H6 और एक बार हम लेके आ रहे हैं 2 टाइम्स CH3Cl, तो इनमें डिफरेंस है। यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स है, कार्बन के 2 एटम्स है, और वहां पे 2 अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स कार्बन के आ रहे हैं, तो 2 लिखा हुआ है, ठीक है? इसी असेंट ऑफ चेन है। असेंट ऑफ चेन मतलब यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है, असेंट ऑफ चेन होता है उसे। और जब उल्टा हो जाए, कम हो जाए कार्बन, तो डिसेंट ऑफ चेन बोलते हो, ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है, ये आपको थोड़ी चीज एक्स्ट्रा में बताइए, असेंट ऑफ चेन वगैरह आपकी बुक्स में लिखा होता है, बट भाई बात है 12th में बोलूंगी असेंट ऑफ चेन, तो बोलोगे क्या कह दिया आपने, तो थोड़ी चीज हमसे याद रखो। चलो अब कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाते हो एक H3 में सोडा 9 की प्रिपरेशन, याद रखना सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड,
और लाइन मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइन। सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑफ क्विक लाइन इज सोडा लाइन। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्विक लाइन इज सोडा लाइन। तो आप सोडा लाइन को कैसे लिखेंगे? हम बोलेंगे NaOH और प्लस CO। तो CO को मैं ब्रैकेट के ऊपर लगाऊंगी एरो के। लिखने का तरीका समझा करो हमेशा। क्यों लिखा है मैंने ऐसा बताऊंगी देखो। अब इस रिएक्शन देखो होता क्या है? इस रिएक्शन में होता क्या है? इस रिएक्शन में ये जो हमारा सोडियम है ना, इस तरीके से निकलेगा Na2CO3 की तरह। और ये जो हाइड्रोजन बचा, ये जो हाइड्रोजन बचा और ये जो कार्बन बचा, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो बनेगा CH4 और Na2CO3 एज इट इज यहाँ पे इस तरीके से बाहर निकलेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड को ऊपर इसलिए लिखा, एक साथ इसलिए लिखा ताकि आप इसको समझ पाओ कि सोडियम और कार्बोनेट अलग निकल रहे हैं। क्योंकि इस रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो आपने CO2 को हटा दिया, आपने किया रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इसीलिए इस रिएक्शन का नाम होता है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन CH3CO एसिटिक एसिड सोडियम को, तो CH3COO Na बन जाता है। तो याद रखना डीकार्बोक्सिलेशन जो रिएक्शन है वो आप करते हो किसकी प्रेजेंस में? सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में, जिसको आप बोल सकते हो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। बताओ, पता है चैट बॉक्स में क्या लिखना है? पता है चैट बॉक्स में क्या लिखना है? और अगर नहीं हुआ, क्लियर हुआ केवल, तो एनसीईआरटी को समझते क्या बोल रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन कहता है कि अगर आपने सोडियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का लेके उसे हीट करना शुरू किया काफी तेजी से, ठीक है, काफी तेजी से आपने इसको हीट करना स्टार्ट किया, तो इस टाइम पे क्या होगा? इस टाइम पे क्या होगा? सोडा लाइन के साथ यानी NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड स्प्लिट हो जाएगा एज कार्बोनेट एंड एल्केन फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, अब आप मुझे इस रिएक्शन को देख के बताओ यहाँ पे क्या हुआ है? असेंट ऑफ चेन, डिसेंट ऑफ चेन या बराबर कार्बन है? क्या लगता है आपको? डीकार्बोक्सिलेशन क्या हुआ? असेंट ऑफ चेन, डिसेंट ऑफ चेन या कार्बन बराबर है? क्या लग रहा है आपको? देखो, एक ग्रुप को उठाना केवल CH3COO मैम देखने में लग रहा है यहाँ पे है 2 कार्बन और यहाँ पे है 1 कार्बन, व्हिच मींस ये रिएक्शन में होता है, इस रिएक्शन में होता है डिसेंट ऑफ चेन। जितने कार्बन प्रोडक्ट, जितने कार्बन रिएक्टेंट में ना उससे ज्यादा, सॉरी, जितने कार्बन रिएक्टेंट में उससे कम कार्बन प्रोडक्ट में है। इस बार जितने कार्बन रिएक्टेंट में है उससे कम कार्बन प्रोडक्ट में है। तो हमेशा के लिए बात दिमाग में बैठाओ, अगर कोई मुझसे बोले कि मुझे ना एक एल्केन बनाना है, जाके बनाओ कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से, डीकार्बोक्सिलेशन कर दो, तो मैं बोलूंगी कि जितने का एल्केन बनाना है उससे ज्यादा नंबर वाले कार्बन का एसिड लेना पड़ेगा। दिमाग में बैठा लो, क्वेश्चन याद रखना है, असेंट और डिसेंट इसीलिए बोल रही हूं मैं बार-बार, ठीक है। So notice that alkane produced contains 1 carbon less than the original carboxylic acid। और आप इस तरीके से ऐसी कोई भी रिएक्शन कर सकते थे। अब एक क्वेश्चन करते हैं, तो विच एसिड? चैट बॉक्स में आंसर प्रोपेन, 3 कार्बन का एल्केन, ठीक है। सोडियम सॉल्ट के साथ मुझे 3 कार्बन का एल्केन बनाना है, तो ये तो डीकार्बोक्सिलेशन वाली बात हो रही है। तो आप मुझे बताइए मैं कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड लूं? कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बताना है आपको। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम, कुछ लोग लिख रहे हैं सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बताना है इन द चैट बॉक्स। कौन सा हो सकता है? एक भी आंसर नहीं है। एसिटिक एसिड नहीं, नहीं, कोई हरलीन ने करेक्ट आंसर दिया है सबसे पहले, उसके बाद बहुत सारे आंसर आने लगे। हरलीन ने बस बेचारी स्पेलिंग, बेचारी बेचारा मतलब केवल एल टी की जगह लिख दिया, ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं, बट सबसे पहले उन्होंने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड हरलीन। करेक्ट आंसर होगा ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड क्यों ना? क्योंकि 3 कार्बन का एल्केन बनाना है, प्रोपेन बनाना है, प्रोपेन बनाना है, तो मुझे 4 कार्बन का एसिड लेना है, क्योंकि मुझे पता है इस रिएक्शन में होता है डिसेंट ऑफ चेन। तो जितने कार्बन का एल्केन बनाना है उससे ज्यादा कार्बन वाला एसिड लेना पड़ेगा, तो ब्यूटेनोइक एसिड विल बी द राइट आंसर। ब्यूटेनोइक एसिड विल बी द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया, बहुत सारे बच्चे आंसर दे ही नहीं पाए, तो याद रखो यार, अभी भी जस्ट की बात बताइए। ऐसा एसिड जिसमें एक मुझे परसों नशे किसी बच्चे ने टैग किया था, 11th क्लास के बच्चा था, उसने अपने क्वेश्चन पेपर में मुझे बताया कि मैम ये देखो आपने जो क्वेश्चन कराए थे वो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए, तो वही मैं बोल रही हूँ, क्वेश्चन जो है ना वो आप समझा करो, हर क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड होता है। बात बोलती हुई बात है आपका, CO3 कहां लिखा मैंने? मैम यहाँ पे CO3 लिखी है, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या है कि भाई ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा, है ना, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। एक केमिकल रिएक्शन भी लिखनी थी, तो 4 कार्बन का एसिड ले लेना, 4 कार्बन क्या हो जाएगा? रिएक्शन कराएंगे Na किस निकलेगा? चलो, अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कल पढ़ाना, ठीक है, मतलब संडे को आपकी क्लास होगी, याद रखना, याद रखना। संडे को क्लास है आपकी 2 बजे।